अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन आप इससे ही समझ सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो मीन्स के ज़मीन के अबाउट होगा चैप्टर ये। तो इसमें जो इस चैप्टर में हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्स्टली तौर पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, सेकंड पे मास ऑफ अर्थ, उसके बाद है वेरिएशन ऑफ जी एंड लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास इस चैप्टर में मेजर कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अगर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे आया। 1665 में आइजैक न्यूटन ये पहला आदमी था जिसने ग्रेविटी के अबाउट हमें आइडिया दिया। तो ये आइडिया किस तरह से जनरेट हुआ कि ये एक दफ़ा बैठ के ना किसी जगह पे तो ये इस मसले का हल ढूंढ रहे थे कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, अर्थ क्यों रिवॉल्व कर रही है, इसी तरह से जो मून है वो अर्थ के राउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है। तो इस चीज़ का ये आइडिया जो वो ढूंढ रहे थे तो क्या हुआ कि इसी सना में एक सेब जो है वो दरख्त से नीचे गिरा। अब जिस वक्त सेब एक एप्पल जो है वो दरख्त से नीचे गिरा तो इन्होंने ये बात सोची कि ये एप्पल जो है वो ज़मीन के नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। सो यहाँ से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि ग्रेविटेशन जो है वो एक फ़ोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो वहाँ से ये हमें ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट मिला। ये जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट था इसका फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया, मीन्स के ग्रेविटेशन का कानून बन गया। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली अगर हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ज़रा देखें तो वो ये है कि वो फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा रही है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि ग्रेविटेशन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अब इसी से हमारे पास एक कानून बन गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, कहते हैं एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी दुनिया में जितनी जो भी बॉडीज़ हैं अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। वो क्या करती हैं कि दूसरी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ देयर मैसेज। अच्छा, इसी तरह से एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस का स्केयर। ठीक है, डिस्टेंस का स्केयर उसका क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। सपोज कि ये हमारे पास टू मैसेज हैं, ठीक है, M1 एंड M2। अब इसमें क्या है कि M1 जो है ये उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, उस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो इसको हम लोगों ने F रख दिया क्योंकि उसने ये कहा है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं विद द फोर्स, किसके साथ, फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है। सो यहाँ पे जो फोर्स आ गई वो ये आ गई। अब चूंकि ये M2 के साथ मैंने F के साथ माइनस लगाया, ठीक है, यानी मैस 2 वाली जो बॉडी है उसकी फोर्स के साथ मैंने माइनस लगाया। उसकी रीज़न ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया। तो इसमें क्या है कि ये इनका जो सेंटर्स है, ये सेंटर्स इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसका D बनता है, मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उसके लास्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मीन्स के इसके सेंटर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इन बॉडीज का डिस्टेंस बनता है। अब इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम लोग अगर मैथमेटिकली तौर पे देख लें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। कितनी बॉडीज़ हैं हमारे पास, 2 बॉडीज़ हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं M1 M2, ठीक है। फिर कहते हैं विद अ फोर्स, अट्रैक्ट्स विद अ फोर्स, यहाँ पे हम लोग फोर्स ले लेते हैं। फिर कहते हैं विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक पोर्शन बन गया। सेकंड वाले में देखते हैं, कहता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, ठीक है, मीन्स के प्रोडक्ट का उसने क्या करना है, हम लोगों ने मैसेज का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। ये हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग ये बात करेंगे, कहते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस का हम लोगों ने क्या लेना है, स्केयर,
और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो ओवर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके साथ f लगा लेंगे। सो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गए इनको हम लोग मिला के लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगी f m1 m2 ओवर d स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेंगे, f इज इक्वल टू कांस्टेंट m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट की जगह पे आ जाएगा g, चूंकि ग्रेविटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे g आ जाएगा m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मैथमेटिकली तौर पे भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो कितनी लग रही है। सो हमारे पास 2 बॉडीज़ का जो मैस है वो मैस होगा और फिर इसके बाद उनका डिस्टेंस होगा। इसी तरह से g की वैल्यू फिक्स होती है। ये वैल्यूज एंटर करने के बाद हम लोग इजीली इसकी फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की। अब हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ किस तरह रिलेट करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है, एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग थर्ड चैप्टर में चूँकि हम लोगों ने ये पढ़ा था, लेकिन अगर सिंपली इसकी बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी एक्शन हो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में वो क्या होता है, अपोजिट होता है। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इसी के साथ रिलेटेड इस तरह से कर रहे हैं। देखें ये m1 है, मैस 1 है, ये m2 है, ठीक है। अब m1 की फोर्स लग रही है, अब m2 की फोर्स क्या हो रही है, उसके अपोजिट लगा रही है। यानी एक्शन क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ, यानी इसने फोर्स लगाई उसने भी आगे से फोर्स लगाई, ठीक है। अब जब उसने फोर्स लगाई है तो क्या होगा कि उसकी फोर्स जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। इट मींस दैट कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी साथ साथ में उसके साथ रिलेट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करते हैं कि जैसा कि अगर हम लोग देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास जो फार्मूला था वो F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर था। इसी के अकॉर्डिंग अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में फार्मूला ले तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज इसमें इस तरह से होगी, ये m2 की जगह पे मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा, ठीक है। m मींस के मैस ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास d स्क्वायर था, इसका डिस्टेंस था, यहाँ पे हमारे पास r स्क्वायर है ये भी डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस जो है रेडियस के अकॉर्डिंग है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। वो दोनों बॉडीज का डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मींस के रेडियस है, ठीक है। ये हमारे पास अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास होती क्या है। अगर हम लोग फील्ड की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं मैग्नेट की एग्जांपल लेता हूँ, ये सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेट के तकरीबन इतने एरिया में मैं कोई भी चीज़ लेके जाऊँगा तो मैग्नेट बड़ी स्पीड के साथ उसको अपनी तरफ खींच लेगा, बड़ी तेज़ी के साथ उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर मैं सपोज मैं कोई चीज़ यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये मैग्नेट है, सपोज यहाँ पे मैं कोई भी आयरन की चीज़ रख देता हूँ तो ये बड़ी स्पीड के साथ इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अगर मैं वही बॉडी यहाँ पे रख देता हूँ तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये होगा कि ये बॉडी उसको अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं, या अगर खींचेगा तो बिल्कुल स्लोली उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो सो यहाँ से हम लोग ये बात ले सकते हैं कि मैग्नेट की इतने हिस्से में जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स जो है बहुत ज़्यादा तेज़ फोर्स है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो इसमें हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक अर्थ है, तो क्या होता है कि अर्थ सारी की सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ ये अपने सेंटर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी चीज़ इतने
इतने हिस्से में होगी। ज़मीन उन चीज़ों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ खींचेगा, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोर्स इसकी ज़्यादा होगी। अब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अर्थ के अराउंड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल मैग्नेट की बता दी, तो अर्थ के अराउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको फील्ड कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यही फोर्स जो है ग्रेविटी एक्ट करेगी, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है, इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, इसको हम लोग फील्ड कहते हैं, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग ये बात भी कर सकते हैं कि ये जो अर्थ है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, अर्थ जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी एग्जांपल हम लोग अब यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, वो मैंने बॉल क्या किया, यहाँ से मैंने थ्रो किया अपवर्ड, जब मैं अपवर्ड उस बॉल को थ्रो करूँगा तो ये बॉल यहाँ से मैंने अपवर्ड थ्रो किया, अब जब मैं इस बॉल को अपवर्ड थ्रो करूँगा तो जो बॉल ऊपर की तरफ जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। वेलोसिटी इसकी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जब कोई भी बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जितना दूर होती चली जाएगी उतना ज़्यादा उसकी वो फ्रीली हो जाएगी, मीन्स के बॉडी जो है उसको ज़मीन जो है उसको चीज़ों को अपनी तरफ कम फोर्स के साथ खींचेगी। इसकी मिसाल हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं कि सपोज कि अगर कोई एप्पल किसी दरख्त के ऊपर लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि ज़मीन का और उस एप्पल का डिस्टेंस बहुत कम है, वो उसको बड़ी ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा। वही एप्पल अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेते हैं, किसी हाइट पे लेते हैं, सपोज किसी पहाड़ वगैरह से उसको थ्रो करते हैं, तो वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, वो मीन्स के स्लो ज़मीन के करीब आएगा, जो ज़मीन के करीब होता चला जाएगा उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसी तरह से बॉल की भी मिसाल ऐसे ही है कि जिस वक्त मैंने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो अब बॉल जब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। सो हम लोग यहाँ से ये बात अखज़ कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बाद फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया और लास्ट में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया है। मज़ीद लेक्चर्स में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।